जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही में पिछले 5-6 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण सभी विषयों के प्रश्न हैं। तो हम आपको क्वेश्चन बैंक के जितने भी प्रैक्टिस सेट को कवर कराएंगे। आपको एग्जाम से पहले सभी प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, शिक्षा व प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, किस दिशा में लगते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा किस दिशा में लगते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो अभी याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो याद कर लीजिए, कृषि क्षेत्र में। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की भी समस्या होती है, मौसमी बेरोजगारी भी होती है और अदृश्य बेरोजगारी भी होती है। तो इन सभी को ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है चक्रीय बेरोजगारी, तो इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, ऐसी बेरोजगारी जो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, क्वेश्चन बैंक का एक प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। और आपको फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन बैंक के एक भी प्रैक्टिस सेट को आपको मिस नहीं करना है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो याद कर लीजिए, ये सोयाबीन है। सोयाबीन में पूछा जाता है कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो याद कर लीजिए, सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम भी वानस्पतिक नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लाइसिन मैक्स, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लाइसिन मैक्स। ये क्या है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। चलिए पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए, इस प्रश्न से संबंधित आपको 4 से 5 प्रश्न और बताते हैं, सभी को ध्यान रखिए। कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताया गया इस बारे में। तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और देखिए, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व, इसे आप सभी जरूर ध्यान रखें। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व
राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है किस सदन में लाया जाता है, तो याद रखिएगा महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, संसद। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद अपदस्थ कर सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया को। तो सभी पॉइंट को आप लोग लिखते जाएं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखिए मैथ्स के प्रश्न है, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। चलिए आप सभी सॉल्व करें, हम आपको बताते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 गुना विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम समचतुर्भुज का चित्र बना रहे हैं। ये है समचतुर्भुज का चित्र, इसमें 2 विकर्ण इस तरह से है, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 20 है तो सभी भुजा 20 होंगे, तो ये समचतुर्भुज के भुजा है। अब देखिए बोला गया है एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं एक विकर्ण ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। तो अगर ये 24 है तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 12। यानी एक विकर्ण की लंबाई हमें पता है, हमको निकालना है दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो समचतुर्भुज के विकर्ण है एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है 12 और ये है 20। तो यहाँ से हम लोग इस साइड का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ये अगर 90 डिग्री है तो सामने वाला साइड जो होगा वो कर्ण होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर को माइनस करेंगे और इसमें अंडर रूट लगा देंगे, तो इस साइड का मान निकल जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 400 में अगर हम लोग 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 5, यहाँ 2 यानी 256। और 256 का अगर रूट करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 16, ये वाला आ जाएगा आपका 16। अगर ये 16 आएगा तो ये भी 16 होगा। यानी एक विकर्ण की लंबाई पहले से मालूम है 24 और दूसरा विकर्ण अभी हम लोगों ने निकाला, एक 16 है दूसरा 16 यानी 32 है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 विकर्ण 1 24 है और विकर्ण 2 हम लोगों ने निकाला 32। तो 2 से 24 को काटेंगे 12, 32 गुना 12 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 8, फिर ये 3, यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं के कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल आप लोग आराम से बना लेंगे। देखिए मान लीजिए एक घनाभाकार कमरा है, इस तरह से कुछ घनाभ के आकार का कमरा है। इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लंबाई का इसमें छड़ रखना है। तो आप लोग छड़ को इसमें कैसे रखेंगे, थोड़ा सा सोचिए, ना तो लंबाई की तरफ रखेंगे ना तो चौड़ाई की तरफ रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, छड़ को ऐसे क्रॉस में रखेंगे जिसको बोलते हैं विकर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, इस घनाभ का विकर्ण निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है यहाँ पे बता देते हैं, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए लंबाई मानते हैं 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, चौड़ाई भी 10 है, मान लीजिए ये भी हो जाएगा 100 और ऊंचाई 5 है यानी 25। अब तीनों को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 225 और 225 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये निकल के आएगा 15 मीटर।
यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। छड़ की लंबाई अधिक से अधिक कितनी, तो 15 मीटर, याद रखिएगा। आगे देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, वोटर्स लिस्ट यानी मतदाता सूची कहा जाता है। और इस सूची को कौन तैयार करता है, तो निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। चलिए आंसर बताएंगे, किसे संबोधित करता है। अब देखिए यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, चलिए सभी को बता देते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को, और भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को देते हैं। और प्रधानमंत्री सहित सभी संघीय मंत्री जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे, तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। और देखिए पूछा जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला कौन थे, तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। कोफी अन्नान कौन थे, इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो कोफी अन्नान, याद रखिएगा, ये कौन थे, तो यूएन के महासचिव थे कोफी अन्नान। एक पासे को फेंकने पर ओभार संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। चलिए आंसर बताएंगे 11 के लिए। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में कितना बेसिक लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी बेसिक मैथ जानते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न मैथ से आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए, एक पासे में पहले देखते हैं हम लोग कौन कौन से नंबर होते हैं पासे में। तो देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से लेकर 6 तक होता है। तो इसमें बोला जा रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या होते हैं एक पासे में। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कर देंगे और नीचे में क्या करेंगे, कुल संभावित परिणामों की संख्या यानी कि 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क करके रखिए। चलिए आंसर बताएंगे, पंडित बिरजू महाराज और एक पूछा जाता है यामिनी कृष्णमूर्ति। दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से और पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। अगला प्रश्न है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, क्या कहलाती है। चलिए फटाफट से 13 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। और विश्व का अब तक सबसे शक्तिशाली कंपनी पूछे, बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछे तो याद रखेगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। और देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए और सेशन के लास्ट में
आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, राजीव, नीरद, जलजात, ये सभी क्या है? कमल के पर्यायवाची है। यहाँ पे नीरज नहीं होगा, नीरद होगा। तो राजीव, नीरद, जलजात ये सभी क्या है? कमल के पर्यायवाची है। एक हॉल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर। तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुना 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए हॉल का फर्श आयताकार है, तो आयत की लंबाई 45 है, चौड़ाई 36 है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के आप लोग क्या करेंगे? 6 मीटर गुना 5 मीटर, ये कारपेट की लंबाई चौड़ाई है। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो कारपेट भी क्या है? आयताकार है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या करेंगे? फर्श के क्षेत्रफल में कारपेट के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल है 45 इंटू 36, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 45 गुना 36, और बटे में क्या करेंगे? कारपेट का क्षेत्रफल यानी 6 गुना 5। तो 5 से 45 कट जाएगा 9 बार में, 6 से 36 6 बार में, यानी 54 याद रखिएगा। दाल का बहुवचन शब्द क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दाल क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये कैसा स्त्रीलिंग है? तो ओकारांत स्त्रीलिंग है। और ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का जो बहुवचन बनाते हैं, क्या करते हैं? लास्ट में देखिए ओ को हम लोग ए बना देते हैं। यहाँ जैसे हम लिखे दाल, लास्ट में ल है, तो ल किससे मिलके बना है? ल आधा ल प्लस ओ से। यहाँ पे लास्ट में ओ है, तो इसको हम लोग बना देंगे ए, तो ये क्या हो जाएगा? दालें। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। और अगर आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? तो गोवा का, याद रखिएगा किस राज्य का है? गोवा का है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए जब हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि इतना इजी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग खुद देख लीजिए एग्जाम में कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ ही क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन नॉर्मल इसी तरह से रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। और डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और महास्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। लोथल क्या है? तो लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? चलिए आंसर बताएंगे 19 के लिए। देखिए आरबीआई की स्थापना आप सभी जानते हैं, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर है 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, पहले कोलकाता में था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। और पूछा जाता है एक प्रश्न कि मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो आरबीआई के द्वारा ही मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी ऐश्वरी बनाती है? देखिए इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है, डेल्टा और ऐश्वरी के बारे में।
तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक में नर्मदा कुंड से निकलती है और इसी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये बिहार पुलिस में पूछा गया था, किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध पूछे तो ये भी नर्मदा नदी पर है। इन सभी फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत के संप्रभु कौन है? और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही और डेली इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत के लोग भारत के संप्रभु है। याद रखिएगा, भारत में संप्रभुता जनता में निहित करती है। और देखिए, भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है, जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस देश में संसद की सर्वोच्चता है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में। और किस देश में संविधान की सर्वोच्चता है? तो भारत में। बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए आप सभी 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ से भी आपको 3 से 4 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिए, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। यानी बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। उसके बाद पूछा जाता है उड़ीसा के बारे में, यानी कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो डेट याद रखिएगा 1936 में। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है? बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है। तो झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में, और बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो इन सभी फैक्ट को आपको जरूर ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को आप सभी जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है? तो देखिए दोस्तों, शरीर का वजन जो है ये उपार्जित लक्षण है, याद रखिएगा। बाकी नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बाल की प्रकृति, ये सभी जो है आनुवांशिक लक्षण है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए सभी को बता देते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र आप सभी जानते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, जितने भी विकसित देश है, विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिकतम है, याद रखिएगा। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो होता है न्यूनतम होता है विकसित देशों में। और भारत की जो जीडीपी है, ध्यान दीजिए, भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 55% के आसपास है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो अभी हमने बताया पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? देखिए, नाजी पार्टी की स्थापना 1919 में किया गया था। यहाँ पे 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा जर्मनी में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन फैले हुए हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। ध्यान दीजिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, याद रखना है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसे मानसून वन भी कहा जाता है। अब देखिए इंग्लिश के प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन है, वेयर वॉज संत कबीर ब्राउट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। यानी कहने का मतलब है कि संत कबीर जो है बचपन के दिनों में इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आंसर है, और इस तरह के भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका सही जवाब होगा वाराणसी में। याद रखिएगा, संत कबीर के बचपन के दिनों में पालन पोषण कहाँ हुआ था? वाराणसी में। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो देखिए अगर सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, याद रखिएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, अब से हम लोग प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, जीके जीएस के साथ साथ कुछ प्रश्न मैथ्स के भी रखेंगे, कुछ हिंदी के भी रखेंगे और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्नों को रखेंगे। तो यहाँ पे 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, द्रव गैस में परिक्षेपित ये बादल या कोहरा उदाहरण है। संज्ञा शब्द शहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? देखिए ये जो इला प्रत्यय है ये गुणवाचक प्रत्यय है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे शहर नहीं होगा, जहर होगा, टाइपिंग एरर है। तो जहर में इला प्रत्यय को जोड़ेंगे तो जहरीला होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है आप सभी जानते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पूछे प्रथम अंतरिम बजट कब पेश किया गया था, पूछा जाता है। तो लिख लीजिए 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट पेश किया गया था। और सबसे अधिक बजट किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई, आप सभी जानते हैं। अक्षय, जिसको नवीकरणीय बोला जाता है, ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए अक्षय या नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा ऊर्जा संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो कभी भी समाप्त क्या नहीं होता है? सूर्य हो गया, जल हो गया, ये सभी जो है, और सौर ऊर्जा हो गया, हाइड्रो पावर, ये सभी है अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे सभी सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सूर्य। बाकी प्राकृतिक गैस ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा गांधी संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य था या नहीं। आप लोग थोड़ा सा इस प्रश्न का आंसर लाइव चैट में बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो देखिए महात्मा गांधी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। तो जो भी बच्चे नहीं बताए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, नहीं थे। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो याद रखिएगा उत्पादक वर्ग में आते हैं। परख, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? छात्रों के सीखने का आकलन, सी ऑप्शन सही जवाब है। जापान एक विकसित या धनवान देश बना है, किसके द्वारा? तो देखिए दोस्तों, जापान जो है एक विकसित देश बना है मानव संसाधनों में निवेश करके। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है?
तो जितेंद्रिय का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है जित और इंद्रिय, जित प्लस इंद्रिय। देखिए किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया गया है। और जितेंद्रिय जो है ये गुण संधि के उदाहरण है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो इस प्रश्न को भी हमने आपको काफ़ी बार बताया है। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है शतरंज से। आखिरी प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। किस चीज़ की? तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता या बॉक्साइट की? तो देखिए इस प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।